कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, वहीं बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल उठता है कि बीजेपी की हालत इतनी खराब कैसे हुई? आखिर कैसे जिस बीजेपी के पास पीएम मोदी जैसे करिश्माई चेहरे हैं, चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं, वो बीजेपी कैसे इतने बड़े अंतर से मात खा सकती है? आखिर बीजेपी की हार की मुख्य वजह क्या है? हमने इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए एनालिसिस किया, जिसका नतीजा इस रिपोर्ट में है। एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। We'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. कर्नाटक में करारी हार, कौन सी वजह जिम्मेदार की? क्यों नहीं चली? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब की बार वो हुआ जो दशकों से नहीं हुआ था। कांग्रेस को बम्पर जीत मिली तो वहीं बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उस बीजेपी को जिसके पास पीएम मोदी जैसे करिश्माई चेहरे हैं, उस बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है जिसके पास अमित शाह जैसे चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले मंझे हुए नेता हैं। वो बीजेपी दक्षिण का गेटवे कहे जाने वाले कर्नाटक में मात खा गई, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। कर्नाटक में पार्टी ने दरअसल अपनी पूरी ताकत ही झोंक दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, तमाम तरह की बातें भी कही, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी को करीब 65 सीटें ही मिली, यानी कि बहुमत से 50 सीटें कम। जबकि अब की बार बीजेपी की ओर से बेहद ही आक्रामक तरीके से कैंपेन भी चलाया गया था। साल भर पहले से हलाला और हिजाब से लेकर अजान तक के मुद्दे उठाए गए। एन चुनाव के वक्त कांग्रेस की ओर से बजरंग दल को बैन किए जाने के वादे के जवाब में बीजेपी ने बजरंग बली का मुद्दा उठाया। पीएफआई के खिलाफ भी जोर शोर से आवाज बुलंद की गई। द केरल स्टोरी फिल्म के बहाने आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया। यहां तक कि पीएम मोदी ने कांग्रेस की ओर से खुद को 91 बार गाली देने का भी जिक्र किया, लेकिन जनादेश को देखे तो कुछ भी काम नहीं आया। Victory and defeat are not new to Bharatiya Janata Party. Party workers need not to be panicked by these results. And we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. कुल मिलाकर बीजेपी का धार्मिक ध्रुवीकरण का दाव कर्नाटक में काम नहीं आया। साल भर पहले से ही बीजेपी के नेता हिजाब, हलाल और यहां तक कि अजान के मुद्दे उठाते रहे थे, और जैसे ही चुनाव चरम पर आया तो बजरंग बली की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, लेकिन मामले को ट्विस्ट देते हुए बीजेपी ने इसे बजरंग बली का अपमान बता दिया। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की ये कोशिशें बीजेपी के काम नहीं आई। ये वो चुनावी मुद्दे थे जिसे बीजेपी पूरा चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कर्नाटक में बीजेपी की इस करारी हार की वजहें क्या रही? आखिर कैसे बीजेपी इतने बड़े अंतर से मात खा गई? तो इसके एक नहीं कई वजह।
पहली वजह, लिंगायत वोट में सेंधमारी। प्रदेश में राजनीतिक रूप से लिंगायत समुदाय काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। प्रदेश की आबादी में इस समुदाय का लगभग 17% हिस्सा है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में रहते हैं। पिछले कई चुनावों में इस समुदाय का झुकाव बीजेपी की ओर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार लिंगायत वोट में सेंधमारी हो गई और इस समुदाय के एक बड़े तबके का वोट कांग्रेस के खाते में चला गया। चुनाव नतीजे बताते हैं कि बीजेपी न तो अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ बांधे रखने में पूरी तरह कामयाब हुई, न ही ओबीसी, दलित और वोक्कालिंगा वोट बैंक का दिल जीतने में वह कामयाब हुई। जबकि कांग्रेस ओबीसी, मुस्लिम और दलित वोट बैंक को एकजुट अपने पाले में बनाए रखा। यही नहीं, लिंगायत वोट बैंक में भी उसने जबरदस्त सेंध लगाकर बीजेपी को पटकनी दे दी। अब सवाल उठता है कि आखिर लिंगायत वोट, जो बीजेपी का सबसे कोर वोटर माने जाते हैं, वो बीजेपी से क्यों छिटक गए? तो इसका जवाब है पार्टी नेताओं में अंदरूनी कलह। दरअसल मौजूदा सीएम बसवराज बोम्मई, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी, ये चारों लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि बीएस येदियुरप्पा की तुलना में बसवराज बोम्मई का लिंगायत समुदाय पर उतनी पकड़ नहीं है। हाँ, जो बीजेपी की जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत नहीं हैं। आप सबको पता है कि बीजेपी कुछ सालों से ही वहाँ अस्तित्व में आई है। तो और सबसे बड़ा कारण जो बीजेपी का हारने का वो ये है कि वहाँ जो है बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो वहाँ बीजेपी की सरकार से परेशान थे। वही दूसरी बात, अगर हम येदियुरप्पा की अगर हम बात करें तो उसके समुदाय का भी कुछ परसेंट वहाँ उस बीजेपी को हराने का रहा। दूसरी वजह, येदियुरप्पा को साइडलाइन करना। कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करने में बीएस येदियुरप्पा की अहम भूमिका रही। यहां तक कि 2019 में ऑपरेशन कमल चलाकर बीजेपी को सत्ता दिलाने में भी अहम योगदान रहा है। ऐसे में अब की बार के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को साइडलाइन करना बीजेपी को खल गया, क्योंकि येदियुरप्पा, शेट्टार, सावदी तीनों ही लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी को महंगा पड़ गया। ये सही है कि वो जो लिंगायत का जो गुस्सा था, क्योंकि उनका जो कई लोग, जगदीश शेट्टार हो, ऐसा कुछ लोगों को जो बड़े लिंगायत लीडर्स है उनको टिकट नहीं मिला था, उसका गुस्सा था। क्योंकि वो जगदीश शेट्टार भले ही हार गया हो, फिर भी वो जो अदर सीट्स में इन्फ्लुएंस किया है, तो इस वजह से आप देखेंगे तो लिंगायत का भी थोड़ा बहुत उन बीजेपी को नुकसान हो गया है। तीसरी वजह, सीएम फेस का ऐलान न करना। कर्नाटक में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह मजबूत चेहरे का ना होना भी रहा है। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री बनाया हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहते हुए भी बोम्मई का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई में वो लीडरशिप नजर नहीं आई जो पूर्व सीएम और पार्टी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा में थी। ऐसे में बोम्मई को आगे कर चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी को महंगा पड़ गया। हालांकि सीएम पद के लिए चेहरे का ऐलान कांग्रेस की तरफ से भी नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस के पास डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया जैसे मजबूत चेहरे थे, जिन्होंने आपस में बेहतर सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ा। एक बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी के स्थानीय लिंगायत नेता केंद्रीय नेतृत्व पर यह दबाव बना रहे थे कि वो लिंगायत समुदाय से मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम का ऐलान करें, जो कि पार्टी की ओर से नहीं किया गया था। चौथी वजह, पार्टी में अंदरूनी कलह। एन चुनाव से पहले पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह इस कदर बढ़ गई कि पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने तो पार्टी ही छोड़ी। इसके अलावा 45 से ज्यादा और प्रभावशाली नेताओं ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कई नाराज नेताओं को अपने साथ जोड़ा, जिनमें प्रमुख हैं जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे नेता। जगदीश शेट्टार लिंगायतों के बनगाजी समाज से आते हैं, जबकि तेली समाज से लक्ष्मण सावदी आते हैं और दोनों नेताओं की अपने समाज में अच्छी पकड़ बताई जाती है।
शेटार अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन लक्ष्मण सावदी ने अपनी सीट भी बचा ली। इस तरह के करीब 45 नेताओं को कांग्रेस ने बीजेपी से तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया और बताया जाता है कि बीजेपी के हार की एक बड़ी वजह ये भी है। शायद बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाना और फिर उन्हें साइडलाइन करना भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख हो रही। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा बीएस येदियुरप्पा के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को केवल 40 सीटें मिली और जिस तरह से येदियुरप्पा को हटाया गया, उनकी पार्टी में पूछ की गई और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का भी बीजेपी में टिकट काट दिया गया। तो इस कारण लिंगायत मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी होती चली। पांचवी वजह भ्रष्टाचार। बीजेपी की हार के पीछे एक अहम वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहा। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ शुरू से ही 40% बेस सीएम करप्शन का एजेंडा सेट किया और यह धीरे धीरे बड़ा मुद्दा बन गया। करप्शन के मुद्दे पर ही एस ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो एक बीजेपी विधायक को जेल भी जाना पड़ा। स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पीएम मोदी तक से शिकायत की थी। बीजेपी के लिए यह मुद्दा भी चुनाव में गले की फांस बन गई, जिसकी गांठ पार्टी नहीं खोज सकी। कांग्रेस के नेताओं ने बार बार इस मुद्दे को उठाया, चुनाव में बार बार रैलियों में, जनसभाओं में, नुक्कड़ की सभाओं में इस मुद्दे को उठाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई और भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री को हटना पड़ा, एक विधायक को जेल जाना पड़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी की जितनी ईमानदारी छवि थी वो कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री कांग्रेस के आरोपों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए। छठी वजह मुस्लिम आरक्षण खत्म करना। बीजेपी ने चुनाव से पहले ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। मुंबई सरकार ने इसके साथ ही राज्य के लिंगायत और वोक्कालिका समुदाय के आरक्षण को 2-2% बढ़ा दिया। आरक्षण में इस बदलाव ने मुस्लिमों के साथ साथ बंजारा समुदाय को भी नाराज कर दिया और इन दोनों समुदाय का एकमुश्त वोट कांग्रेस के खेमे में चला गया। सवाल यह भी उठता है कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए इसे करारी हार क्यों कही जा रही है। दरअसल कर्नाटक को दक्षिण का गेटवे कहा जाता है। माना जाता है कि कर्नाटक में जीत का असर दक्षिण भारत के तमाम पड़ोसी राज्यों पर पड़ता है। यही वजह है कि 2018 में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद बीएस येदियुरप्पा सियासी तकड़म लगाकर सरकार बनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन महज 6 दिन सीएम रहने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन में एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि बीजेपी खेमा तब भी शांत नहीं बैठा था। करीब 1 साल बाद बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हुई और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने में सफल हुई थी। पिछले करीब 4 साल से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। जुलाई 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी। हालांकि इसके ठीक 2 साल बाद बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया था। तब से बोम्मई ही प्रदेश की कमान संभाल रहे थे, लेकिन शायद बोम्मई का प्रभावशाली शासन नहीं होने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 36.22% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पार्टी को 38.04% वोट मिले थे। जेडीएस ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसे 18.36% वोट मिले थे। लेकिन अब की बार पूरा मामला उल्टा पड़ गया। बीजेपी दहाई के आंकड़े में ही सिमट कर रह गई है, जबकि कांग्रेस ने 135 से ज्यादा सीटों पर फतेह हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस को भी तगड़ा झटका लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।